Welcome everyone, welcome back to the channel. Before we start with our fundamental series, a big thank you to everyone जिन्होंने इतना प्यार दिया है एक दिन के अंदर इतने सब्सक्रिप्शन और इतने ज़्यादा व्यूज़. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much for your support. और before I start with the lecture today, मेरे को बहुत जो है बोला जा रहा है कि मैं टेक्निकल पे आऊँ और वीडियोस को मैं इसलिए फंडामेंटल की आज ये हमारी लास्ट वीडियो होगी और इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी कुछ समझ में आ चुका होगा कि आपको एक कंपनी को फंडामेंटली कैसे देखना है. और बाकी अगर आप लोग की रिक्वेस्ट आई तो फंडामेंटल को हम और डीप डाइव भी कर सकते हैं. तो आज के लिए हमारे पास दो टॉपिक हैं जिसे हम कवर करेंगे और इसके बाद हम फंडामेंटल सीरीज को बंद करके फिर हम आएंगे टेक्निकल सीरीज पे. इस सीरीज में हम जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तलाशेंगे किसी भी शेयर में या किसी भी चार्ट में कि कहाँ पे हम को बाय करना चाहिए या क्या किसी भी स्टॉक की सही वैल्यू हो सकती है. ध्यान रखिएगा ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है. मैं सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूं, ना एडवाइजर हूं. सो प्लीज टेक योर ओन डिसीजन बिफोर इन्वेस्टिंग. इस सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. आज फंडामेंटल में हम दो चीज समझेंगे, एक कैश फ्लो समझेंगे और एक हम समझेंगे पीई क्या होता है, पीई रेशियो क्या होता है. पीई रेशियो समझने से पहले हम समझते हैं कि हमने अभी तक अर्निंग पर शेयर समझा था. अर्निंग पर शेयर अभी तक मैंने आपको बताया था जो कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं जब उसको उसके कंपनी के शेयर से डिवाइड किया जाता है तो अर्निंग पर शेयर आता है. इसको और आसान भाषा में समझने के लिए आप ये समझिए किसी कंपनी ने 1 करोड़ रुपए कमाए साल के और उसके मार्केट में जो शेयर फ्लोटिंग है वो है 10 लाख. उसने अपनी कंपनी के 10 लाख शेयर्स बेच रखे हैं. तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 लाख तो एक शेयर पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ 10 रुपए. अब यहीं पे मान लीजिए कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 200 पे ट्रेड कर रहा है तो 10 रुपए का प्रॉफिट और प्राइस ट्रेड कर रहा है 200 पे. तो इसे हम कहेंगे कि कंपनी की पीई जो है 20 है. जितना ज्यादा ऊपर आपका पीई होगा उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि स्टॉक जो है वो महंगा है. जितना पी कम होगा उतना हम कहेंगे कि इसकी वैल्यूएशन अभी ये अंडर वैल्यूड है. तो आते हैं और हम समझते हैं इनको. तो चलिए फिर मैं आपको लेके चलता हूं screener.in पे जो जिस पे हमने पहले एनालिसिस की थी. ये कंपनी है विप्रो. तो सबसे पहले मैं आपको पीई के बारे में बताता हूं. पीई का जैसे हमने डिस्कस किया, पीई ये बताती है कि कोई कंपनी जो है अंडर वैल्यूड चल रही है या ओवर वैल्यूड चल रही है. ठीक है. अब ये एग्जैक्ट पता कैसे चले, क्योंकि इसका कोई पैरामीटर तो है नहीं ये जांचने का कि कंपनी वाकई में अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है. तो आप करिए क्या, आप आइए और यहाँ पे पीयर्स पे क्लिक करिए और इसी कंपनी सेक्टर की जो और कंपनीज हैं उनको इससे आप कंपेयर करिए. जैसे आप देखेंगे कि टीसीएस जो है अपने अर्निंग पर शेयर से 32.72 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड कर रहा है उसका प्राइस. इन्फोसिस का 27 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड कर रहा है. HCL टेक्नोलॉजीज का 28 टाइम्स ट्रेड कर रहा है. वहीं विप्रो का इन सारे कंपनीज में सबसे कम पीई चल रहा है. वो अपने अर्निंग पर शेयर का से 23.82 टाइम्स ही ज़्यादा ट्रेड कर रहा है. तो और अगर मैं इसका मिडेन, इन सारी कंपनी का मिडेन वैल्यू भी लूं तो देखिए वो दिखा रहा है 32.72. तो सारे लिहाज से ये चीज यहां पे साफ हो रही है कि विप्रो आपकी आईटी इंडस्ट्री में इस टाइम पीई के लिहाज से सबसे कम वैल्यू पे है. हम इसे अंडर वैल्यूड मान सकते हैं. ठीक है.
लेकिन अंडर वैल्यूड कहने से बिल्कुल भी मेरी ये मुराद नहीं है कि आप जाके स्टॉक को बाय या सेल कर दीजिए, ठीक है। हम इसको फिर कंबाइन करेंगे टेक्निकल से, चार्ट्स पे जाएंगे। अगर अंडर वैल्यू चल रही है और वहां मुझे कोई बाइंग सिग्नल मिल रहा है तो एक आपकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन टेक्निकल अभी हमने स्टार्ट किया नहीं, तो इट वुड बी टू अर्ली टू जज अ कंपनी ऑन इट। लेकिन एक मोटा मोटा समझने के लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि पीई से आप कंपनी अंडर वैल्यूड चल रही है या ओवर वैल्यूड चल रही है, वो आपको काफी अच्छा इंसाइट देगा। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं और हम समझते हैं कंपनी के कैश फ्लोज को रीड करना सीखते हैं। तो जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 12th में अकाउंट्स पढ़ी है, तो वो इस चीज को बखूबी समझते होंगे कि कंपनी के कैश फ्लोज जो होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग और तीसरा फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग बताता है कंपनी का ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट कर रही है, ये आपको बढ़ता हुआ मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे आप यहां देखेंगे 2012 में कंपनी के जो कैश फ्लोज थे फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो 4000 करोड़ थे और अब 13,000 करोड़ है, तो ये बढ़ रहे हैं। वही इन्वेस्टिंग में ये कैश फ्लोज जो है नेगेटिव में जाने चाहिए। क्यों जाने चाहिए? क्योंकि अगर कंपनी पैसा कमा रही है तो वो कहीं इन्वेस्ट करे। अगर आप कोई भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे जो उसके सरप्लस कैश आता है उसको मैनेज ही नहीं करना जानती है। अभी आप यहां पे एक चीज देखिए, अब जैसे यहां पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, अब यहां पे भी एक कैच है। इन्वेस्टिंग मैं चाहता हूं कंपनी अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करे, ना कि इधर उधर की चीजों में, जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ले लिए या कोई और चीज ले ली। वो आपको कैसे पता चलेगा? आप देखिए यहां पे क्लिक करिए और देखिए कंपनी के जो फिक्स एसेट जो होंगे परचेज, वो ज्यादा होने चाहिए। चूंकि ये एक सर्विस इंडस्ट्री से कंपनी आती है और आईटी उसमें है, तो इनको एसेट क्रिएशन का ज्यादा इनको जरूरत होती नहीं है। अगर मैं इसी को कंपेयर करूं आपके और इंडस्ट्रीज से, जैसे रियल एस्टेट की आपकी कंपनीज हैं या कोई भी ऐसी कंपनी जिनमें मशीनरी ज़्यादा वो करनी होती है, तो वो जब उनके एसेट्स, तो बिल्कुल देखिए आपके कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो हो वो एसेट्स में ज़्यादा हो। यहाँ पे मैं विप्रो को एक कहते हैं एडवांटेज दे सकता हूँ कि चलिए ये जो है आपकी आईटी इंडस्ट्री से है, तो हो सकता है इस वजह से इसने अपने एसेट्स में वो इन्वेस्ट नहीं ज़्यादा किया, क्योंकि इसमें जो इसके इन्वेस्टमेंट परचेज दिख रहे हैं ये कंपनी की बैलेंस शीट वेबसाइट पे जाके और इसकी एनुअल रिपोर्ट पे फर्दर डीप डाइव करना पड़ेगा कि इसके किस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स थे। बहरहाल अभी क्योंकि आईटी इंडस्ट्री है तो मैं इसको एक अपर हैंड दे दूंगा कि चलो ठीक है, ये आईटी इंडस्ट्री से आती है कंपनी, तो इसने एसेट्स में इसको ज़्यादा परचेज करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर यहीं कोई और कंपनी होती जिसकी मशीनरी का काम होता है, आपको समझने के लिए बहुत आसान है, आप ले लीजिए सीमेंट इंडस्ट्रीज ले लीजिए या कोई कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्रीज ले लीजिए या मैन्युफैक्चरिंग वाली कोई कंपनी है जिसका काम मैन्युफैक्चर करने का है, उसमें मैं इसको ज़रा भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि वो अपने एसेट्स ना परचेज करके इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कहीं और कर रही हो। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो प्लस का जो साइन है उसको आप क्लिक करके जरूर देखिए। और तीसरा है कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये भी माइनस में होना चाहिए। माइनस मतलब है कंपनी अपने जो फाइनेंस से जो पैसा लिया था उसको ये चुका रही है। ठीक है, तो जल्दी से समराइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा कि हमें पीई को कैसे यूज करना है, फिर हमने देखा कैश फ्लोज को हमें कैसे यूज करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी बढ़ती हुई होनी चाहिए, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हमारी घटती हुई होनी चाहिए, और इन्वेस्टिंग को हमें फर्दर कैसे यूज करना है ये भी हमने डिस्कस किया।
ये सारी चीजें जब आप देखेंगे समझेंगे तो आपको बहुत कुछ इंसाइट मिल जाएगा फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। जब आपको फाइनेंशियल हेल्थ पता होगी तब आपको टेक्निकल पे डिसीजन लेने में आसानी होगी। ध्यान रखिएगा, मेरे को भी काफी लोग हैं जो बोलते हैं व्हाई डू यू लुक एट द फंडामेंटल्स ऑफ कंपनी, जब आपको एक स्विंग लेना है और स्विंग में प्रॉफिट लेके निकल जाना है। देखिए, मोमेंटम ट्रेडिंग अलग होती है जहां आप 3 से 4 दिन के अंदर एक टेक्निकल अपना कुछ डिसीजन लेके आपने आ गए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड जनरली 3 से 4 महीने, 5 महीने या साल भर भी खींचता है, तो आप अपनी रातों की नींद तो खराब करना नहीं चाहेंगे कि भाई मैंने पैसा लगाया, पता चला कंपनी के फंडामेंटल्स ही अच्छे नहीं हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए जरूरी होती हैं। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट वीडियो फॉर फंडामेंटल एज ऑफ नाउ। आप लोग की रिक्वेस्ट आएंगी तो मैं आगे और बनाऊंगा फंडामेंटल के डीप डाइव करने के लिए, लेकिन अब इसके बाद मैं टेक्निकल्स पे आऊंगा और वील स्टार्ट डिस्कसिंग द चार्ट्स ऑफ कंपनी। थैंक यू।